हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस कंपनी के बारे में। उसमें से भी स्पेसिफिकली हम स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने वाली कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। हम 4 से 5 कंपनी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, 2 या 3 पार्ट में इस पूरे के पूरे सेक्टर को हम खत्म करेंगे। बट पहले इंडिविजुअल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस सेक्टर में क्या चल रहा है, इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने चाहिए, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है। उस चीजों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने वाला सेक्टर है ना, ये हाईली कमोडिटाइज सेक्टर है। तो आप बना क्या रहे हो? आप स्टील का एक पाइप ही तो बना रहे हो, तो उसमें आप कुछ सोना चांदी तो लगा नहीं रहे हो। तो इसमें आपका जो भी प्राइसेस हैं आपके, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी, वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद द रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो अगर स्टील का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चला गया, तो ये जितनी भी हमारे पास कंपनियां हैं, ये अपना प्रोडक्ट महंगे दाम पर बेच पाएंगी। अगर नीचे चला गया तो इनको सस्ता करके बेचना पड़ेगा। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि सपोज इनका 1 महीने का टाइम लगता है इनको अपना स्टील का पाइप बनाने में, तो ये रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, आयरन ओर खरीद के लेके आते हैं, अपनी फैक्ट्री में लाते हैं, और उससे स्टील का पाइप बनाने में 1 महीने का टाइम लगता है। अगर उस 1 महीने के अंदर अंदर स्टील का प्राइस बढ़ गया, तो इनके लिए फायदेमंद डील हो जाती है। ये उसको महंगा करके बेच पाते हैं, इस पे थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बना पाते हैं, इनका प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको रेवेन्यू में ज्यादा बड़ा जंप देखने को मिलेगा, पैट में ज्यादा बड़ा जंप देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर इसका उल्टा हो जाता है, अगर क्या होता है कि आपका महीना खत्म होते होते अगले महीने की शुरुआत में ये स्टील का प्राइसेस नीचे आ जाता है, तो कंज्यूमर कहता है भैया अब तो मैं कम दाम पे ही आपको पैसे दूंगा, आप आपको मेरे को कम दाम पे ही स्टील का पाइप देना पड़ेगा। तो इनको घाटा हो जाता है, इनका रेवेन्यू ग्रोथ नीचे आ जाता है, प्रॉफिट ग्रोथ नीचे आ जाता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखना सही मैट्रिक नहीं है इन कंपनियों को एनालाइज करने के लिए। तो ये देखो, ये तो जो साइकिल है स्टील का प्राइसेस का, वो सिक्लिकल है, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, वो इन कंपनियों के हाथ की बात नहीं है। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वॉल्यूम और एक वैल्यू। तो वैल्यू वाला पार्ट तो इनके हाथ में नहीं है, वो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हमें ज्यादा फोकस करना है वॉल्यूम पे, आप कितना ज्यादा बना के बेच पा रहे हो। तो जो कंपनी सबसे अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएगा, वो वही इस पूरे के पूरे सेक्टर का इंडस्ट्री लीडर होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो हमें वो चीज देखनी है। हमें ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर या पार्ट की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फिक्सेटेड नहीं रहना। हमें ये देखना है कि वॉल्यूम में कौन सबसे ज्यादा बेच पा रहा है। अब सेकंड चीज जो आप कर सकते हो अपनी पूरी के पूरी कंपनी को थोड़ा सा कमोडिटी प्राइस से डीलिंक करने के लिए, वो आप कर सकते हो, अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट की क्या कहानी है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट का मतलब है कि आपने जो स्टील का पाइप बनाया, उसके अंदर आपने और कोई एक्स्ट्रा कलाकारी करी, कि भाई उसको आपने गैल्वेनाइज कर दिया, उसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग लगा दी, उसको ब्लैक पाइप बना के बेच दिया, उसको रस्ट प्रूफ पाइप बना के बेच दिया, उसको ज्यादा ड्यूरेबल पाइप बना के बेच दिया। तो अब आप क्या कह सकते हो, अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि यार ये नॉर्मल स्टील वाला पाइप नहीं, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, ये आपको बाकी स्टील के प्राइसेस के भाव पे नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली डीलिंक्ड है। तो अगर मैं इसको 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो अगर स्टील का प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो मैं रेट बढ़ा सकता हूँ, बट अगर नीचे चले जाते हैं तो उतना रेट नहीं मेरे को घटाना पड़ेगा, मैं वो 100 रुपए के को ज्यादा ज्यादा 96 रुपीज में बेच दूंगा। तो मेरा यहाँ पर मार्जिन कंप्रेशन उतना नहीं होता, तो मैं अपने थोड़े से मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाता हूँ, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाता हूँ। तो इस चीज का मैं ध्यान रख के चलना है। तो जिस कंपनी का जितना ज्यादा वैल्यू एडेड वाला प्रोडक्ट सेगमेंट होगा, उस कंपनी के लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ज्यादा वो सेक्युलरली ग्रो कर पाएंगे, मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा पाएगी। तो हमें वही देखना है कि कौन सी कंपनी कौन से लेवल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट से कहां तक जा रही है। क्या वो 10 से 20, 30, 40 जा रही है, या 40 से 45, 45 से 40 इसी रेंज में घूम रही है, मतलब वो अप्रिशिएट कर पा रही है नहीं कर पा रही, ये चीज हमें नोट करके चलना है। तो चलिए, इसी के साथ हम सबसे बड़ी कंपनी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी कंपनी मतलब जिसका सबसे बड़ा बेस है। अब इसको करने का क्या मतलब बन रहा है, इससे हमें एक फिगर मिल जाएगा जिसके साथ हम बाकी सारी कंपनी का एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई जिस कंपनी का सबसे बड़ा बेस है, अगर वो X% पे ग्रो कर पा रही है, तो बाकी जितनी भी कंपनी उनको उससे थोड़ा सा ज्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा कंपनी है इस पूरे की पूरी इंडस्ट्री में, वो है एक तो JSW स्टील, और सेकंड है हमारा APL अपोलो। तो APL अपोलो से हम देख लेते हैं किस तरीके का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर शुरुआत करें हम एपीएल अपोलो के मार्केट कैप के साथ, तो हमें पता चलेगा कि ये रफली रफली 42,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अगर आप ग्रोथ नंबर देखने जाओगे, तो कंपनी ने रेवेन्यू का ग्रोथ किया 3% के आसपास है, और वॉल्यूम का ग्रोथ किया 12% के आसपास है। अब देखो, यहाँ पर पहली कंपनी में हमें चीज समझ में आ गई, क्या हुआ कि आपका जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस है वो नीचे गिर गया। तो जो स्टील के प्राइस है, आयरन का प्राइस है, वो नीचे आ गया। इसकी वजह से कंपनी को अपने मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिला। उनका रेवेन्यू ग्रोथ उस पेस पे नहीं हुआ जिस पेस पे उनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो अब हमें क्या देखना है, बाकी सारी कंपनियों में हमें वॉल्यूम ग्रोथ को कंपेयर करना है, ना कि रेवेन्यू ग्रोथ को।
एक चीज हमें समझ में आ गई। तो चलो आपने 12% के आसपास पे अपना वॉल्यूम को बढ़ाया, और ये कोई खास नंबर है नहीं। आप अगर हम जैसे आगे चल के देखेंगे, ऐसी बहुत सारी कंपनी हमारे पास जो इससे 7 गुना 8 गुना, कोई कोई तो 10 गुना पेस पे भी ग्रो कर रही है इन्हीं सेगमेंट में। अब उनका बेस जरूर छोटा है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। मार्केट सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करेगा, दैट इज ग्रोथ। अगर आप मार्केट लीडर हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, तो आप उसका पूरे सेक्टर का सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर वो कहानी तो हमें देखने को मिल नहीं रही कि एक बहुत अच्छा कंपनी हुआ करता था, आज भी 10 12% 13% 15% के आसपास ये लोग बढ़ रहे हैं, बट वो इंडस्ट्री लीडर नहीं रहे। और हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, साइज के बारे में नहीं, ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ के टर्म से इनसे बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली कंपनी हमें आज भी देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के बारे में, मतलब पैट ग्रोथ के बारे में, तो पैट तो इनका ऑलमोस्ट गायब ही हो गया। 73% के आसपास का डी ग्रोथ देखने को मिला हमें पैट में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वही है, आपके प्राइसेस नीचे आ गए और आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट सेगमेंट भी चेंज हुआ। अगर हम देखें इनका लास्ट क्वार्टर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट रफली रफली 60% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आता था ओवरऑल रेवेन्यू में। अब वो 60% का कॉन्ट्रीब्यूशन घट के रह गया है 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो फेवरेबल चेंजेस चाह रहे थे हम प्रोडक्ट मिक्स में कि वो 60% से 65% जाए, 70% जाए, 80% जाए, वो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा कम हो गया। अब आपका कम हो गया तो आपका डिपेंडेंस अपॉन द रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा आपको आपके पार्ट में डीग्रोथ देखने को मिल गया। और इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक और मेट्रिक है, दैट इज इबिट्टा पर टन। तो इनका इबिट्टा पर टन 63% के आसपास पे गिर गया। और थोड़ा सा जो रिमेनिंग 10% के आसपास है, कि देखो पूरा पैट गिरा बाय 73%, 63% तो आपका इबिट्टा पर टन ही गिर गया, इस वजह से हुआ। तो मतलब 63% फॉल तो इस वजह से आया क्योंकि आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस ही नीचे गिर गए। तो इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा भाव पे इन्वेंटरी अपने पास स्टोर करके रखा हुआ था। तो इनके पास सारा का सारा जो बैकएंड आ रहा था, जो इनका रॉ मटेरियल आ रहा था, वो महंगे दाम पे खरीदा हुआ था। और जब तक वो मार्केट में उतरा बिकने के लिए, तब तक स्टील का प्राइसेस नीचे चले गए और ये कम प्राइस पे इनको सारा का सारा माल बेचना पड़ गया। इसलिए इनका इबिट्टा पर टन 63% के आसपास का फॉल नोट किया उसने। बट ये जो एडिशनल 10% के आसपास का फॉल आया पार्ट में, ये किस वजह से आया, इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो जैसे ही इनको पता चला यार स्टील का प्राइसेस गिर रहा है, तो इन्होंने और ज्यादा स्टील बनाने का कोशिश किया, मतलब और ज्यादा रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का कोशिश किया। उसके लिए इनको थोड़ा सा लेवरेज लेना पड़ा, थोड़ा सा कर्ज लेना पड़ा, या थोड़ा सा इनका रिसीवेबल वाला जो साइड है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनका इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो एडिशनल जो 10% के आसपास का हमें पार्टनर कॉल देखने को मिल रहा है, वो वहां से आया। चलो ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम बात करें तो ये करंटली करंटली 3 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन कर रहा है। और इस साल ये लोग कह रहे हैं कि हम 4 मिलियन के आसपास का टारगेट अचीव कर देंगे। तो आप देखो, 3 मिलियन इन द लास्ट ईयर, 4 मिलियन दिस ईयर, और अगले साल के लिए ये लोग कह रहे हैं, FY 27 के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हम 5 मिलियन टन के आसपास का वॉल्यूम कर पाएंगे। तो ये हो गया इनका वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस। तो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस तो 20% के आसपास, 20-22% के आसपास आ रहा है, बट उतना डिलीवरी हो नहीं पा रहा। मतलब आप गाइडेंस तो ज्यादा का दे रहे हो, बट उतना डिलीवर कर नहीं पा रहे हो। तो ये और चीज हमने समझ ली। तो चलिए, मोटा मोटी तो यही था एपीएल अपोलो के बारे में। अब देखो, इंडस्ट्री लीडर का हमें क्या नोट करके रखना है, वॉल्यूम ग्रोथ नोट करके रखना है। 12% का वॉल्यूम ग्रोथ आया। सेकंड चीज हमें क्या नोट करके रखना है, आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट कितना था। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यहाँ पर 55% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब आ जाते हैं हम हमारी सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी का नाम है जेटीएल इंडस्ट्री। अब इनका बेस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आपका एपीएल अपोलो। तो इनसे हमारी उम्मीद है कि ये एटलीस्ट जो एपीएल अपोलो है उससे ज्यादा पेस पे ग्रो करेंगे, उनसे अच्छा ग्रोथ लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 3900 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और वही ग्रोथ फिगर्स देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डिग्रू किया बाय 1.2% के आसपास से। और अगर वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 26% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ आया। अब देखो, यहीं पर हमें फर्क पता चल गया कि कौन सा कंपनी बेटर परफॉर्म कर रहा है इन द स्टील पाइप्स एंड ट्यूब सेगमेंट। अगर हम दो ही कंपनियों के बारे में बात करें, एपीएल अपोलो वर्सेस जेटीएल इंडस्ट्री, तो जेटीएल इंडस्ट्री डबल से भी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। तो वो एक फार बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया कि एटलीस्ट आप उस कंपनी में तो इन्वेस्टेड हो जो ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है, अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है। अब आगे चल के हम बाकी कंपनी भी देखेंगे और पीयर टू पीयर एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि आपका पैसा उसी स्टॉक में होना चाहिए जो पूरे के पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा हो। उसके हमें बेस से मतलब नहीं है, उसका क्या पी रेशो है उससे मतलब नहीं है, वो वैल्यूएशन की चर्चा बाद में करेंगे। बट सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन लेके आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज हमने देख ली। अगर हम पार्ट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 7.1% के आसपास का यहाँ पर पार्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिल गया। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक हमें चीज समझना पड़ेगा
इन लोगों ने एक एक्विजिशन किया था। एक्विजिशन की वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। एक्चुअली जो जेटीएल इंडस्ट्री है, उसका स्टैंड अलोन बेसिस पे इतना ग्रोथ नहीं था। इन्होंने एक क्या किया था, एक नभा स्टील करके कंपनी थी, उसको इन्होंने एक्वायर किया था 1 या 2 क्वार्टर पहले। और वो क्यों किया था? जिससे इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाए। अब देखो, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी कहानी समझते हैं। अब देखो, स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन। तो आयरन के साथ आप 2-3 और मेटल मिक्स करते हो, उससे स्टील बनाते हो। अब स्टील बनाने के बाद क्या है? स्टील को स्टील के ट्यूब्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में स्टील की ट्यूब के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा, रस्ट प्रूफ कोटिंग करनी पड़ेगी, जिंक की कोटिंग करनी पड़ेगी, वो सारा काम करना पड़ेगा। तो ये पहले कंपनी क्या किया करता था? पहले वो कंपनी स्टील लेता था, स्टील से स्टील का पाइप बनाता था, फिर पाइप से वैल्यू एडेड बनाता था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सीधा आयरन ओर लेके आ रहे हैं, आयरन ओर से स्टील बना रहे हैं, फिर स्टील से पाइप बना रहे हैं, फिर पाइप से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट बना रहे हैं। तो ये जो आयरन ओर से स्टील बनाने का प्रोसेस है, इसके लिए इन्होंने नभा स्टील करके ये कंपनी को नभा स्टील है शायद नाम इसका, तो नभा स्टील करके इस कंपनी को एक्वायर किया था, तो फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इससे क्या इनको थोड़ा सा और कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आएगा और ज्यादा बेहतरी इनके मार्जिन में हमें देखने को मिल पाएगी। तो ये एक्विजिशन किया था, इसकी वजह से हमें 26% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवर अ वाई लेवल। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, लास्ट क्वार्टर में वो था नहीं ये वाला कंपनी एक्वायर्ड, अब इस क्वार्टर में आ गया, तो हमें एकदम से थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। अब आगे हमें क्या ट्रैक करना है कि भाई आगे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स Q2 FY26, Q2 FY27, वहां पर ये लोग अपने ग्रोथ मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस चीज के बारे में हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक वाला सेगमेंट भी समझ लेते हैं। इनका 14% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट सेगमेंट, 86% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक सेगमेंट। ये चीज हमने देख ली। अगर हम इनके वैल्यू एडेड कंपोनेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 26% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में से। इंडस्ट्री लीडर का कितना था? 55%। यहाँ पर कितना है? 26%। और अगर कंपनी की गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी यही गाइड कर रहा है कि हम आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमारे ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है, इसको 40% ऑफ द ओवरऑल सेल्स ले जाएंगे। तो फ्रॉम 26% टू 40%, तो और ज्यादा आपको हेज देखने को मिलेगा, और ज्यादा आप अपनी प्राइस को, जो सेलिंग प्राइस उसको कंट्रोल कर पाओगे, आपको मार्जिन पे और ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का गाइडेंस है। अगर कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ के गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी कह रहा है कि हम लगभग लगभग 30 to 35% के आसपास का ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ दिखा देंगे। अब ये दोनों ही गाइडेंस में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। जैसे हमने देखा 26% के आसपास की ग्रोथ कर पाया आप इवन आफ्टर एक्विजिशन, जो आपका 30 to 35% का गाइडेंस था। आपका 40% का गाइडेंस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट पहुंचाने का, बट वो जिस पेस पे चल रहा है, ऊपर तो जा रहे हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट बढ़ तो रहा है, बट जिस पेस पे बढ़ना चाहिए था उस पेस पे नहीं बढ़ रहा, वो थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिल रहा है, थोड़ा स्लो चल रही है। तो इन दोनों चीजें, मतलब गाइडेंस तो अच्छा है, बट अभी 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 डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे, तो गाइडेंस देने का तो कोई फायदा हमें देखने को मिलता नहीं। चलो जी, ये वाला कंपनी भी हमने कर लिया। इसके बाद आ जाता है हमारी तीसरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी है हमारी हरिओम पाइप्स। अब हरिओम पाइप्स का बेस और भी ज्यादा छोटा है, ये जेटीएल इंडस्ट्री से भी छोटा बेस लेके बैठी है। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें, तो लगभग लगभग 1800 करोड़, 1800 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 92% के आसपास है। हमने इंडस्ट्री लीडर में देखा था एपीएल अपोलो में 55%, ये आपका जेटीएल इंडस्ट्री में 26%, इनका 92% के आसपास का कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है। तो ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हेज्ड है अगेंस्ट आपकी जो रॉ मटेरियल प्राइस का फ्लक्चुएशन है, जो वॉलेटिलिटी है, उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हेज्ड है। इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, बट जितना बाकी कंपनियों को पड़ता है उतना इनको नहीं पड़ता। इसीलिए हम देखें, इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 4% के आसपास है, वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 11% एंड पार्ट ग्रोथ ऑफ 7% ओवर अ वाई लेवल। अब देखो, यहाँ पर आपने डिसअपॉइंट कर दिया, आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट का रेशियो तो अच्छा है, बट आप ग्रोथ नहीं लेके आ पाए, सिर्फ 11% के आसपास का आपने वॉल्यूम में ग्रोथ किया, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आप इतने छोटे बेस पे बैठे हो, इतने छोटे बेस पे बैठने के बाद भी आप इंडस्ट्री लीडर को बीट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री लीडर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो जो सबसे बड़ा कंपनी है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, वो आपसे ज्यादा पेस पे अपना वॉल्यूम को ग्रो कर पा रहा है, और आपका बेस छोटा है, उसके बावजूद आप उसको बीट नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। अच्छा जी, अगर हम बात करें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट की, तो वहां पर हमें फिर भी ग्रोथ देखने को मिला, वहां पर हमें 21% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और अगर बात करें, ये उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिनका इबिट्टा पर टन, जैसे जेटीएल का भी जहां तक मेरे को याद आ रहा है, इबिट्टा पर टन नीचे ही गया है। हमने एपीएल अपोलो का तो देखा ही था, 63% के आसपास का फॉल आया था।
ये कुछ चुनिंदा ऐसी कंपनियों में से है जिनका EBITDA पर टन ऊपर की तरफ गया है। मतलब ये थोड़ा-सा अपने जो प्राइसिंग पावर है उसको एन्जॉय कर पा रहे हैं। इनका EBITDA पर टन 6% के आसपास से इंक्रीमेंट हुआ ओवर वाई-वाई लेवल। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट एंड ऑफ द डे जो मार्केट रिवॉर्ड करेगा वो ग्रोथ को करेगा, और ग्रोथ आप लेके आ नहीं पाए। आपका प्रोडक्ट मिक्स चाहे बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत अच्छे की तरफ हो और अच्छा हो रहा हो, बट एंड ऑफ द डे कहानी क्या है, आप इंडस्ट्री लीडर को भी बीट नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो इनका, जैसे बाकी दोनों कंपनी देखी थी, इनका तो पैन इंडिया प्रेजेंस था, वो एक्सपोर्ट भी किया करते थे। इनका पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ सदर्न स्टेट्स में है। तो अगर हम ऐसे महाराष्ट्र के ऊपर एक लाइन बनाते हैं तो इनका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ही है। मतलब आपका तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये इन 7-8 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। चलिए जी, ये भी हमने देख लिया। अगर हम इनके थोड़े से सेल्स मिक्स के बारे में बात करें तो 80% ऑफ सेल्स कम फ्रॉम द डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एंड 20% फ्रॉम द B2B क्लाइंट्स। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उनका B2B क्लाइंट से रेवेन्यू शेयर बढ़ता जाता है। ये चीज भी हमने देख ली। अब आ जाते हैं हमारी चौथी कंपनी की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं हरिओम पाइप्स के बारे में। अगर इनके भी मार्केट कैप से हम शुरुआत करें तो लगभग लगभग 3300 करोड़ रुपीस के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो -5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। पार्ट के बारे में बात करें तो 66% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ देखने को मिला। और अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 23% के आसपास का यहाँ पर हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। तो अब देखो, चार कंपनी पड़ी, एक कंपनी 12% से ग्रो कर रही है, एक 11% से ग्रो कर रही है, एक 26% से ग्रो कर रही है, एक 23% से ग्रो कर रही है। तो अभी क्लियर कट हमें विनर देखने को मिल रहा है कि जेटीएल इंडस्ट्री सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब वैल्यूएशन वाले पार्ट में बाद में आएंगे, बट अभी आज अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ तो सबसे ज्यादा जेटीएल इंडस्ट्री दिखा रहा है। अब वो चाहे एक्विजिशन से है, चाहे स्टैंड अलोन बेसिस पे है, उससे अभी मतलब नहीं है, बट हाँ, ग्रोथ तो सबसे ज्यादा जेटीएल ही कर रहा है। अगर हम इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बात करें तो वो 37% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करने लग गया है अब। और अगर इन्होंने 500 करोड़ रुपए के आसपास का क्यूआईपी भी किया था, अब यही इनको थोड़ा सा बेनिफिट किया। अब 500 करोड़ का जैसे इन्होंने क्यूआईपी किया, इससे इन्होंने दो काम किए। एक तो अपना थोड़ा सा डेट रिड्यूस किया। डेट रिड्यूस करने की वजह से क्या था, इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो थी वो कम हो गई। तो मतलब सिंपल सी बात है ना भाई, आपके ऊपर लोन चल रहा है और लोन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जैसे आपके पास पैसा आया, आपने उसे थोड़ा पोर्शन ऑफ लोन चुका दिया। ऐसा नहीं है कंपनी डेट फ्री हो गया, आपने उससे थोड़ा लोन चुका दिया, तो जैसे आपने वो लोन चुका दिया उसका इंटरेस्ट जाना कम हो गया। तो जो हम इबिटा कैलकुलेट करते हैं, इबिटा के बाद हम क्या क्या हटाते हैं। इबिटा क्या है, व्हाट इज इबिटा? इबिटा इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आपका कम हो गया, इसकी वजह से आपको पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आपको कम ब्याज चुकाना पड़ रहा है, इसलिए आपके पास प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। उसके बाद अगर ये थोड़ी सी इनके गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कहती है हम FY25 के एंड तक, मतलब नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हम डेट फ्री हो जाएंगे, हमारे ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होगा। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा और मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिलेगा। पार्ट मार्जिन के बारे में बात करें, इबिटा मार्जिन की नहीं, पार्ट मार्जिन की। तो पार्ट मार्जिन में इनको थोड़ा सा और एक्सपांशन देखने को मिलेगा क्योंकि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट और भी ज्यादा कम होगा। सेकंड चीज, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हो तो आप सिंपल सा गाइडेंस देके चल रहे हो कि हम आप अपना रेवेन्यू भी डबल करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप जब तक आपको मार्केट में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती तब तक आप कैपेसिटी एक्सपेंशन भी नहीं करते। तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई। अगर हम बात करें इनका FY24 में, मतलब जो पिछला साल गया, वो पूरा साल इन्होंने 0.4 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन किया था। मतलब 4 लाख टन के आसपास का इन्होंने प्रोडक्शन किया था। अगर इस साल के टारगेट के बारे में हम बात करें तो इस साल का टारगेट है इनका 5 लाख टन के आसपास का। और अगर FY26 के आसपास का टारगेट के बारे में बात करें तो इसको डबल करने के विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका कैपेसिटी डबल होने वाला है। इनका कैपेसिटी आ जाएगा मार्च ऑफ 2025, मार्च या अप्रैल 2025 के आसपास में। तो अगले साल इनको डबल कैपेसिटी का मौका मिलेगा, मतलब इनके पास ज्यादा कैपेसिटी होगा, ज्यादा वॉल्यूम में ये लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उससे अगले साल का गाइडेंस तो इनका डबल करने का। अगर अभी बात करें H1 तक, मतलब आधा साल बीत चुका है, आधे साल में आपने 0.25 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन कर दिया है, 2.5 लाख टन के आसपास का आपने प्रोडक्शन कर दिया है। तो आप बिल्कुल अपने गाइडेंस के साथ साथ ही चल रहे हो। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में देखने चाहें तो 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था कंपनी ने इस साल, और उसको डिलीवर करने में लगे हुए हैं। कोई यहाँ पर पीछे नहीं चल रहे, जितना बोल रहे थे उससे ज्यादा ही करके दिखा रहे हैं। ये चीज भी हमने देख ली। अब आ जाते हैं हम अपनी पांचवी कंपनी की तरफ और सबसे बेहतरीन कंपनी की तरफ जो सबसे अच्छा ग्रोथ दिखा रही है।
इस कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स, और अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 3,300 करोड़ रुपीस के आसपास का, मतलब ये जो आपका जेटीएल इंडस्ट्री है या फिर ये हाईटेक पाइप्स है, इन्हीं के आसपास का ये कंपनी, इन्हीं के मार्केट साइज के आसपास का ये कंपनी है। इनके अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूं, 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें पार्ट ग्रोथ के बारे में, तो 17% के आसपास का हमें पार्ट में ग्रोथ देखने को मिला। अब इनका थोड़ा सा चीज समझते हैं, यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है। ये ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इनका आप देखोगे 2 साल पहले तक कोई ग्रोथ नहीं आ रहा था, बट 2 साल पहले कंपनी ने स्ट्रैटेजी चेंज करी, कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट बढ़ाया और उसको एक्सपोर्ट करने में ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा एक्सपोर्ट डिविजन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। इनका अगर मैं बात करूं तो इनका 43-44% के आसपास का रेवेन्यू भी आता है हमारे एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से। हाँ एग्जैक्टली। तो 33% आता है इनका एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में से, 66% आता है हमारा डोमेस्टिक वाले सेगमेंट में से। तो देखो अभी तक जितनी भी हमने कंपनी देखी है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये कंपनी है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सपोर्ट वाले डिवीजन में चले जाते हो, आपको एक तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बनाने को देखने को मिलता है, और एक आप प्रीमियम वैल्यूएशन भी चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से अपने प्रोडक्ट का। तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब ये कंपनी बहुत तगड़ा गाइडेंस देता है, बहुत तगड़ा ग्रोथ करके आता है। आप पिछले 1-1.5 साल में इस कंपनी का ग्रोथ देखो, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दोनों तरीके से। इनका लगातार अब जो हम चीजें चाह रहे हैं कि आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट लगातार बढ़ता जाए, यहाँ पर हमें वो भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं फिर भी थोड़ा सा मिक्स के बारे में बात करूं, तो इनका 57% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम द सीमलेस पाइप सेगमेंट, 33% फ्रॉम द वेल्डेड पाइप सेगमेंट, और रिमेनिंग फ्रॉम द अदर सेगमेंट में से आता है हमारा। अब देखो यहाँ पर अगर हम एक एक सेगमेंट के ग्रोथ को देखने जाएं, तो हमें पता चलेगा जो सीमलेस पाइप वाला है वहां पर ग्रोथ आया 21% ओवर वाई लेवल का, वेल्डेड वाला डिग्रू किया बाय 2% ओवर वाई लेवल, और अदर वाला सेगमेंट तो 3 गुना हो गया, 300% के आसपास का हमें वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब देखो जो इनका मेन जो गन्स फायर कर रही है ना इस कंपनी की, जो सबसे अच्छा इनका काम कर रहा है वो है एक्सपोर्ट वाला डिविजन। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक वाला मिक्स देखोगे, तो पता चलेगा एक्सपोर्ट वाले ने ग्रो किया बाय 165% ओवर वाई लेवल, और जो हमारा डोमेस्टिक वाला मार्केट है, डोमेस्टिक वाले में हमें 6% के आसपास का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट कर रही है, वो सिर्फ एक ही सेगमेंट के बलबूते पे है, दैट इज एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट। इन्होंने बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट किया, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपोर्ट किया, और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ एक्सपोर्ट किया, इसीलिए हमें सारी जगह ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आप देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम बाकी सारी कंपनियों में देख रहे हैं 2% का रेवेन्यू ग्रोथ, 3% का रेवेन्यू ग्रोथ, 4% का रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ पर 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ, तो बहुत बढ़िया काम किया। अब देखो जो इनका डोमेस्टिक वाले डिवीजन में थोड़ा सा हमें डीग्रोथ देखने को मिला है, कंपनी ने उसका एक वैलिड रीजन भी बताया। बोले इस बार क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे वो मानसून की वजह से थोड़े से अफेक्टेड होते ही हैं। तो हमारा जो ऑर्डर हमें मिला हुआ था वो थोड़ा सा स्पिल ओवर हो गया फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो मतलब हमारे पास ऑर्डर तो था, बट उसका एग्जीक्यूशन हमने नहीं किया, क्योंकि जो सामने जो हमारा क्लाइंट है उसने बोल दिया कि यार अभी मत हमें दो सारा का सारा प्रोडक्ट, आप हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद प्रोडक्ट देना। तो वो जो Q2 में सारा का सारा सामान बिकना था, वो सारा का सारा बैलेंस शीट में Q2 में बुक होना था, वो जाके Q3 में बुक होगा। तो ऐसा नहीं है कि इनका डोमेस्टिक वाला सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आने लग गई हो, वो एक सीजनैलिटी फैक्टर था जो Q2 में जनरली आ जाता है, वो Q3 में वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो करीबन 340 करोड़ रुपए के आसपास का तो इनके पास ऑर्डर बुक ही पड़ा है, जो ये Q3 में जाके एग्जीक्यूट कर देंगे। और इनका ऑर्डर पाइपलाइन भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता कि भाई 1 साल लग रहा है हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में। ये 100 से 120 दिन के अंदर अंदर, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं और अपनी बैलेंस शीट के ऊपर ले आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अलावा इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है, पहले तो वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राजील में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट सारे के सारे जो भी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं। ये कंपनी अपना 2 केपेक्स प्लान कर रही है, 2 केपेक्स चालू कर दिए हैं इस कंपनी ने। एक तो मार्च 2025 में कंप्लीट हो जाएगा और एक जून 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों के दोनों केपेक्स करना क्या चाह रहे हैं, अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट की पाइपलाइन को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये लोग एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं इन द स्टील पाइप्स एंड ट्यूब सेगमेंट। तो अगर आप देखोगे, पाइप बना रहे हैं, फिटिंग बना रहे हैं, फ्लेंजेस बना रहे हैं, तो तीनों काम कर रहे हैं। तो अगर आपको पाइप से रिलेटेड या प्लम्बिंग से रिलेटेड या फिर जो भी स्टील वाले काम, स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स वाले काम को जो भी काम है ना, वो सारा का सारा प्रोडक्ट आपको इनके पास मिल जाएगा। तो इससे इससे इनको क्या हो रहा है, एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन बन रहा है। तो कभी भी क्लाइंट को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आधा सामान इनके पास से लिया, आधा सामान कहीं और से लेना पड़ रहा है, आधा सामान कहीं और से लेना पड़ रहा है। सारा का
सारा इन्हीं के पास मिल जाता है, तो क्लाइंट को भी थोड़ी-सी आसानी रहती है और ये अपना ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट क्लाइंट को बेच पाते हैं। इससे ना यहाँ पर हमें बहुत बहुत तगड़ा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है और वहीं पर ये लोग कैपेसिटी को अपनी एक्सपैंड भी कर रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने 30% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, 30% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया और इसलिए बहुत तगड़ा मार्केट शेयर भी कैप्चर किया। तो फ्रॉम 4-5% इनका मार्केट शेयर अब पहुंच गया 8% के आसपास और कंपनी अब टारगेट कर रही है कि नेक्स्ट 2 साल में FY27 तक हम इसको 12% ले जाएं। तो 4% से 8%, 8% से 12%। तो जो कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है वही सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी, वही सबसे अच्छा काम कर रही है, वही पैसा बनेगा, वही हमें प्रीमियम वैल्यूएशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी इस कंपनी की। हमने ये जो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब वाला सेगमेंट है इसमें 5 कंपनी कवर कर ली। इसके अलावा जो 3-4 और कंपनी बच रही है उसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।